welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to continue our discussion on important question and answer from your 6th chapter of class 11 history book, that is the three orders. So questions को discuss करने से पहले it's a request कि अगर आपको इस chapter का easy explanation वाला video देखना है then please click on the I button or else you will find the link of the playlist in my description box. And with this अगर आपको इस chapter के important multiple choice question वाला भी वीडियो देखना है देन उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं. सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. सो आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा, बट अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा है देन आई बटन को क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं. सो फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस कर लिया था. सो आज के इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है. So question number 16 is which three areas were developed with the expansion in agriculture? यानी कि यूरोप में जब 11th सेंचुरी के बाद से एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन हुआ, सो एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन होने के कारण किन थ्री रिलेटेड एरियाज में भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिला? सो द आंसर इज द थ्री एरियाज वेर पॉपुलेशन, ट्रेड एंड टाउन. सो एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन होने की वजह से पॉपुलेशन में भी एक्सपेंशन हुआ, साथ ही साथ ट्रेड यानी कि व्यापार में भी हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला और टाउन्स यानी कि शहरों में भी हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला. सो अगर ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है देन आपको इन तीनों ही एरियाज या फिर इन तीनों ही फैक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको अपने एनसीईआरटी बुक में ही मिल जाएगा, पेज नंबर 144, एंड टॉपिक का नाम है अ फोर्थ ऑर्डर न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल. सो उस टॉपिक को आप लोग पढ़ के इजीली इस क्वेश्चन का आंसर लॉन्ग टर्म में भी लिख सकते हैं. एंड अगर आपको उस टॉपिक को अच्छे से समझना है देन प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन को क्लिक करके आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं. So now let's move to our next question, question number 17. What is meant by guild? Guild का मतलब क्या होता है? So the answer is the basis of economic organization was the guild. So किसी भी economic organization का जो बेस होता था यूरोप में वो होता था guild. So आखिर ये guild था क्या? So each craft और industry was organized in guild. So जितने भी यूरोप में crafts and industries थी वो सारे ही craft and industries guild में ही organized थे. So basically guild was an association which controlled the quality of the product, its price and its sell. So guild basically एक ऐसा एसोसिएशन था जिस एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे वे लोग मार्केट में जो भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसके क्वालिटी को, उसके प्राइस को एंड उसके सेल को कंट्रोल करते थे. द गिल्ड हॉल वॉज अ फीचर ऑफ एवरी टाउन एंड हर एक यूरोप के टाउन में गिल्ड हॉल एक इम्पॉर्टेंट फीचर हुआ करता था. नाउ व्हाट आर गिल्ड हॉल्स? सो बेसिकली इट वाज अ बिल्डिंग फॉर सेरेमोनियल फंक्शंस एंड वेयर द हेड्स ऑफ ऑल द गिल्ड्स मीट फॉर्मली. यानी कि गिल्ड हॉल एक ऐसा बिल्डिंग हुआ करता था जिस बिल्डिंग में गिल्ड्स के यानी कि ये जो एसोसिएशन था इस एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स थे वे लोग फॉर्मली मीटअप करते थे एंड अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते थे. Now let's move to our next question, question number 18. Write any three factors which paved the way for the decline of feudalism. So यूरोप में ये जो feudalism का सिस्टम था, so क्या ऐसा तीन फैक्टर्स थे, क्या ऐसे तीन रीजंस थे जिसकी वजह से feudalism के सिस्टम में हमें डिक्लाइन देखने को मिला? So the answer is the factors which led to the decline of feudalism were first point the rise of new towns and cities. So पहला पॉइंट है कि यूरोप में बहुत सारे नए नए टाउन्स एंड सिटीज का राइज हो रहा था यानी कि इमर्जेंस हो रहा था और ग्रोथ हो रहा था. सेकंड पॉइंट रिवॉल्व बाय द पीजेंट्स. सो जो पीजेंट्स थे यानी कि जो थर्ड ऑर्डर के लोग थे वे लोग भी रिवॉल्व कर रहे थे यानी कि विद्रोह कर रहे थे. थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास. सो एक न्यू सेक्शन, एक नया क्लास का इमर्जेंस हो रहा था जिसको मिडिल क्लास कहा गया. एंड फोर्थ पॉइंट इज एडवेंट और यूज ऑफ मनी यानी कि यूरोप में अब मनी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था. सो ये वो चार रीजंस थे, चार फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यूरोप में फ्यूडलिज्म का जो सिस्टम था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था. Now our next question is question number 19. How were cathedrals designed? यानी कि कैथेड्रल्स को किस तरीके से डिजाइन किया जाता था. सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आखिर कैथेड्रल्स होता क्या है. सो फ्रांस में बेसिकली जो बड़े बड़े चर्चेस थे उन्हीं सारे चर्चेस को कैथेड्रल्स कहा जाता था. सो पहला पॉइंट है cathedrals were designed so that the priest voice could be heard clearly within the hall from where large numbers of people gathered and so that the singing by monks could sound beautiful
and that chimney bells calling people to prayer could be heard over a great distance। यानी कि कैथेड्रल्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता था कि कैथेड्रल्स में जो प्रिस्ट होते थे यानी कि जो पुरोहित होते थे वो लोग कुछ भी अगर बोलते थे, वो लोग कुछ भी अगर प्रवचन देते थे, सो कैथेड्रल में मौजूद होने वाले सभी व्यक्ति को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छी तरीके से उनके वॉइस को सुनाई देता था। और साथ ही साथ कैथेड्रल्स में जो मॉन्क्स होते थे वो मॉन्क्स कुछ भी अगर रिलीजियस सॉन्ग्स गाते थे देन उनका भी जो आवाज था वो बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड करता है। और साथ ही साथ कैथेड्रल्स में जो बेल्स होते थे, सो बेल्स का जो आवाज था वो भी बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक सुनाई देता था। सो इस तरीके से कैथेड्रल्स को डिजाइन किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेन ग्लास वॉज यूज्ड फॉर विंडोज, यानी कि कैथेड्रल्स के विंडोज के लिए स्टेन ग्लास यानी कि कलरफुल ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता था। दिस विंडोज नैरेटेड द स्टोरीज इन द बाइबल थ्रू पिक्चर्स विच इलिटरेट पीपल कुड रीड, यानी कि इन सारे विंडोज में बाइबल के स्टोरीज को भी डिपिक्ट किया जाता था, नरेट किया जाता था, ताकि इन सारे पिक्चर्स के थ्रू जो इलिटरेट पर्सन है यानी कि ऐसे पर्सन जिनको पढ़ना नहीं आता है वो लोग भी बाइबल के स्टोरीज को समझ सके, बाइबल के बारे में जान सके। सो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द सो कॉल्ड न्यू मोनार्क? सो न्यू मोनार्क के क्या मेन फीचर्स थे? सो चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था पॉलिटिकल चेंजेस, सो उस टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 15th एंड 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड में यूरोप के जो किंग्स थे वे लोग अपने मिलिट्री एंड फाइनेंशियल पावर को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने लगे। सो बेसिकली हिस्टोरियंस ने इन्हीं सारे राजाओं को न्यू मोनार्क कहा है। सो ये जो न्यू मोनार्क थे, ये जो नए राजा थे, इनके क्या मेन फीचर्स थे? सो द आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, दिस वर मोनार्क ऑफ द एब्सोल्यूट रूलर, यानी कि ये सारे जो मोनार्क थे, ये सारे जो नए राजा थे, ये सारे राजा एब्सोल्यूट रूलर होते थे। एब्सोल्यूट रूलर यानी कि ऐसे रूलर जिनके हाथ में ही सारा का सारा अथॉरिटी होता है, सारा का सारा पावर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्टैंडिंग आर्मी वाज ऑर्गेनाइज। सो इन सारे नए नए मोनार्क ने, नए नए राजा ने अपने लिए एक स्टैंडिंग आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था। स्टैंडिंग आर्मी यानी कि परमानेंट आर्मी। थर्ड पॉइंट इज देयर वर परमानेंट ब्यूरोक्रेसी। सो ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने परमानेंट बनाया था। और साथ ही साथ जो लास्ट पॉइंट है वो है द नेशनल टैक्सेशन सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड, यानी कि पूरे नेशन के लिए एक टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 20 इज आल्सो कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 21। सो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा। सो द क्वेश्चन इज, by the beginning of the 14th century, the economic expansion of Europe slowed down. What were the reason behind it? यानी कि 14th सेंचुरी के बाद से यूरोप का जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन था वो स्लो हो गया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। सो क्या ऐसे वो रीजंस थे, क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यूरोप का इकोनॉमिक एक्सपेंशन स्लो हो गया? सो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट वर द मेन फैक्टर्स फॉर द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी डिस्कस, यानी कि क्या वो फैक्टर्स थे, क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से यूरोप में 14th सेंचुरी में क्राइसिस आते हैं? सो द आंसर इज Europe economic expansion slowed down by the early 14th century because of the following factors. यानी कि यूरोप का जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन था वो स्लो हो गया अर्ली 14th सेंचुरी के बाद से इन कुछ फैक्टर्स की वजह से। सो बेसिकली 4 ऐसे मेन फैक्टर्स थे, मेन रीजंस थे जिसकी वजह से यूरोप में जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन था वो स्लो हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि 14th सेंचुरी में यूरोप में क्राइसिस आए थे। सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। सो यूरोप का जो क्लाइमेटिक कंडीशन था उसमें काफ़ी चेंजेस आए थे जिसकी वजह से यूरोप में जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा था वो स्लो हो गया। सो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। सो बाय द एंड ऑफ द 13th century, the warmth of the previous 300 years of northern Europe had been replaced by the bitterly cold summers. So basically यूरोप में जो क्लाइमेटिक कंडीशन था वो बेसिकली वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन था। सो 13th सेंचुरी के एंड होते होते यूरोप का प्रीवियस का जो 300 इयर्स का वार्म फेज था, यानी कि पूरा 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी एंड 13th सेंचुरी, इन तीनों सेंचुरीज में यूरोप में जो वार्म फेज था वो अगेन चेंज होके कोल्ड समर्स में बदल गया। सीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स वे रिड्यूस्ड एटलीस्ट बाय अ मंथ। On higher altitudes, it become almost impossible to grow crops. So as we know that कि cold season जो होता है वो एक short growing season होता है for the crops. So इसीलिए crops का जो production था वो यूरोप में कम हो गया।
और साथ ही साथ हायर एल्टीट्यूड्स में क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल था। मेनी एग्रीकल्चरल फार्म्स वे डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म्स एंड ओशियनिक फ्लड। सो साथ ही साथ बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल फार्म्स थे यानी कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड थे वो भी स्टॉर्म्स के कारण या फिर ओशियनिक फ्लड के कारण डिस्ट्रॉय हो गए। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट्स इनकम इन टैक्सेस वाज रिड्यूस। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, गवर्नमेंट का जो इनकम आता था टैक्स की वजह से वो रिड्यूस हो गया। सो अगर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ही अच्छे से नहीं होगा देन जो पीजेंट्स थे वो अपने गवर्नमेंट को, वो अपने राजा को टैक्स पे नहीं कर पाएंगे। सो इसी रीजन से गवर्नमेंट का जो टैक्स था, जो इनकम था, वो भी रिड्यूस हो गया। सो ये था पहला पॉइंट। सो अब हम सेकंड पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंसिव प्लाइंग। सो द फेवरेबल क्लाइमेट बिफोर द 13th century had converted many forests and pastures into agricultural land। यानी कि यूरोप में जब 13th century में फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आया था, यानी कि जब वार्म फेज आया था, सो उस टाइम पीरियड में जितने भी फॉरेस्ट लैंड थे या जितने भी पैस्चर लैंड थे उन सारे लैंड्स को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया गया था। But the soil was exhausted with intensive agriculture despite the practice of the three-field rotation of crops। So intensive agriculture की वजह से जो soil था, जो land था, वो exhausted हो गया despite the fact कि three-field crop rotation का इस्तेमाल किया जाता था। It happened because of lack of proper soil conservation। So ये क्यों हो रहा था, क्यों soil exhausted हो रहा था? So basically जितने भी farmers थे, जो peasants थे, वे लोग अपने field में बहुत ज़्यादा production तो कर रहे थे बट अपने लैंड को अच्छे से कंजर्व नहीं कर रहे थे, यानी कि प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। सो इसी वजह से जो सॉइल था, जो लैंड था, वो एक्सहॉस्टेड हो रहा था। सो ये था सेकंड पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी, यानी कि मेटल मनी का कमी होना। So output from the silver mines in Austria and Serbia was reduced, which resulted in the same shortage of metal money। यानी कि ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया में जो सिल्वर के माइंस थे वहां से जो आउटपुट निकल रहा था, यानी कि वहां से जो सिल्वर निकल रहा था वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से सिल्वर के जो कॉइन्स बनने थे उसमें भी शॉर्टेज आ गया। सब्सिक्वेंटली ट्रेड वाज हिट। अब कॉइन्स का ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो व्यापार था, जो ट्रेड था, उसमें भी हमें कुछ कमी देखने को मिला, उसमें भी हमें कुछ नुकसान देखने को मिला। दिस शॉर्टेज ऑफ सिल्वर फोर्स द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द सिल्वर कंटेंट ऑफ द करेंसी। सो सिल्वर की कमी की वजह से जो गवर्नमेंट है वो अपने करेंसी में, यानी कि वो अपने कॉइन्स में सिल्वर का जो प्रोपोर्शन था, जो कंटेंट था, उसको रिड्यूस कर देता है। द गवर्नमेंट स्टार्टेड to mix cheaper metals in the silver to make coinage। अब क्या होने लगा, जो सिल्वर के कॉइन्स थे उसमें प्योर सिल्वर ना यूज करके उसमें कुछ चीपर जो मेटल्स है उसको मिक्सिंग करके इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी कि अब जो कॉइन्स थे वो प्योरली सिल्वर के नहीं होते थे बल्कि उसमें कुछ चीप मेटल्स भी यूज किया जाता था। सो दिस वाज द थर्ड रीजन और थर्ड फैक्टर। नाउ द लास्ट फैक्टर इज ब्यूबर्निक प्लेग इन्फेक्शन। सो बेसिकली प्लेग एक ऐसे एपिडेमिक डिजीज को कहा जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेथ होता है। सो यूरोप में ब्यूबॉनिक प्लेग इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से भी इकोनॉमिक जो एक्सपेंशन हो रहा था यूरोप का वो डिक्लाइन हो गया। ट्रेड एक्सपेंडेड इन द 13th and 14th century। सो यूरोप में 13th and 14th century के टाइम पीरियड में ट्रेड का, यानी कि व्यापार का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है। शिप्स कैरिंग गुड्स फ्रॉम फार ऑफ कंट्रीज स्टार्टेड अराइविंग इन यूरोपियन पोर्ट्स। सो ऐसे शिप्स, ऐसे जहाज जिसमें बहुत ज्यादा गुड्स होता है, गुड्स कैरी करने वाले जो शिप है वो अलग अलग कंट्रीज से यूरोप के पोर्ट्स में अराइव होने लगे। रैट्स केम अलोंग विद द शिप। सो क्या होने लगा कि ये सारे जो शिप्स थे जिसमें गुड्स कैरी करके यूरोप के पोर्ट्स में आते थे, इन सारे शिप्स में बहुत सारे रैट्स भी यूरोप के पोर्ट्स में आ गए थे। These rats were carrying deadly bubonic plague infection। So basically इन्हीं सारे rats में ये जो deadly bubonic plague infection था वो इन्हीं सारे rats में था। As a result, Western Europe was greatly affected by this infection between 1347 to 1350। So इस टाइम पीरियड के दौरान इन सारे rats की वजह से यूरोप के जितने भी लोग थे, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन इन्फेक्शन से अफेक्टेड हो गए। सो इसकी वजह से यूरोप में बहुत ज़्यादा डेथ होता है। सो इन चारों रीजंस की वजह से, इन चारों फैक्टर्स की वजह से ही यूरोप में 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड में क्राइसिस आता है एंड यूरोप का जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन था वो स्लो हो जाता है। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे जो फैक्टर्स है जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इसको अगर आपको और भी अच्छे से डिटेल वे में समझना है देन आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज लिंक को क्लिक करके आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन।
who had contributed to the construction of cathedral towns. So cathedral यानी कि फ्रांस में जो लार्ज चर्चेस होते थे उन सारे चर्चेस के कंस्ट्रक्शन में और साथ ही साथ कैथेड्रल के आसपास में जो टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ था, यानी कि जो कैथेड्रल टाउन्स थे, इन सारे टाउन्स एंड इन सारे कैथेड्रल्स के कंस्ट्रक्शन में कौन कंट्रीब्यूट करता था? सो द आंसर इज रिच मर्चेंट्स कंट्रीब्यूटेड टू देयर कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो अमीर अमीर मर्चेंट्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, वही लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते थे कैथेड्रल्स के कंस्ट्रक्शन में. रिच मर्चेंट्स स्पेंड देयर मनी बाय गिविंग डोनेशन टू चर्चेस. सो जो अमीर मर्चेंट्स होते थे वे लोग अपने मनी को किस तरीके से स्पेंड करते थे? सो बेसिकली वो लोग बहुत सारी मनी डोनेशन देते थे, यानी कि वे लोग अपने मनी को डोनेट करते थे चर्चेस में, चर्चेस के कंस्ट्रक्शन के लिए. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू देयर कंस्ट्रक्शन with their own labor, material और money. सो ना सिर्फ रिच मर्चेंट्स बल्कि और भी यूरोप में जो अलग अलग ग्रुप्स के लोग थे वे लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन देते थे चर्चेस के कंस्ट्रक्शन में. कोई खुद अपना लेबर वर्क प्रोवाइड करता था, कोई कुछ मटेरियल प्रोवाइड करता था या फिर कोई मनी प्रोवाइड करता था. सो यही वो लोग थे जो कि कंट्रीब्यूशन करते थे कैथेड्रल्स के कंस्ट्रक्शन में. सो विद दिस हमने इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया. सो अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा था देन फर्स्ट पार्ट प्लीज जरूर देख लीजिएगा. सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं. आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल लगा होगा. एंड अगर अभी तक आप लोगों ने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं देखा है देन प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा. और साथ ही साथ अगर आपको क्लास 11th हिस्ट्री के किसी भी दूसरे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो देखना है देन प्लीज़ चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा. और साथ ही साथ अगर आप लोगों का कुछ स्पेशल डिमांड है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर या फिर किस चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए देन प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. एंड प्लीज ऑल्सो कमेंट में डाउन कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा. एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट. सो विद दिस वीडियो का एंड करते हैं. सो सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो.